दो बांके, भगवती चरण वर्मा। शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम न सुना हो, और प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में। और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। अब देखिए, लखनऊ का सफेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियां, ये सब चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात के तौर पर साथ ले जाया करते हैं। लेकिन जनाब, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती है। ये तो वो चीजें हैं जिन्हें देशी और विदेशी सभी लोग जान सकते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते। और अगर परदेसियों को इसका पता लग जाए तो समझिए कि उन परदेसियों के भाग तो खुले समझो। इन्हीं विशेष चीजों में आते हैं लखनऊ के बांके। बांके शब्द यूं तो हिंदी का है या उर्दू का, ये विवाद का विषय हो सकता है। और जिन हिंदी वालों का ये कहना है, जिन हिंदी वालों में मैं भी शामिल हूं, कि ये शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है, पर यह मानना पड़ेगा कि जहां बंकिम शब्द में गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहां बांके शब्द में एक अजीब सी कैफियत है, एक अजीब सा बांकापन है। अगर जवान बांका तिरछा न हुआ तो आप निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं। अगर चितवन बांकी नहीं तो आंखें फोड़ लें। बांकी अदा और बांकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी समझें। मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बांका शब्द उठ जाए तो कुछ दिल चले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे। इसलिए मैं तो यहां तक कहूंगा कि लखनऊ बांका शहर है, और इस बांके शहर में कुछ बांके रहते हैं जिनमें गजब का बांकापन है। यहां पर आप लोग शायद झल्ला कर ये पूछें कि मियाँ ये बांके है क्या भला, कहते क्यों नहीं? तो मैं ये उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं। अगर इन बांकों की एक बांकी भूमिका न हुई तो फिर कहानी किस तरह बांकी हो सकती है? हाँ, तो लखनऊ शहर में रईस हैं, तवाइफे हैं, और इन दोनों के साथ शौदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये शौदे ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लखनऊ की नाक हैं, नाक। लखनऊ की सारी बहादुरी के ठेकेदार, और ये जान ले लेने और जान दे देने पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये शौदे हटा दिए जाएं तो लोगों का कहना है, अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है। 16 आने सच उतर जाए ये बात। जनाब, इन्हीं शौदों के सरगनों को लखनऊ वाले बांके कहते हैं। शाम के वक्त तहमत पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियाइन पहनकर उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाले हुए जब ये निकलते हैं, तब लोग बाग बड़ी हसरत भरी निगाह से इनको देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आध पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है, कान में इत्र की अनगिनत फुरैयां खुसी रहती हैं, और बेले का एक गजरा गले में और एक हाथ की कलाई पर। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द शौदों का जुलूस निकलता है, एक से एक बोलियां बोलते हुए, फप्तियां कसते हुए और शोखियां हाँकते हुए। इन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो जनाब, उस दिन मुझे अमीनाबाद से नखास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज दी नखास, तो मैं उचक कर उनके इक्के पर बैठ गया। यहाँ ये बतला देना बेजा न होगा कि लखनऊ में इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं, और यही उनकी बदकिस्मती है कि उनका वजीफा या तो बंद हो गया या कम कर दिया गया, सो उन्हें इक्का हाँकना पड़ रहा है। तो जनाब, इक्का नखास की तरफ चला और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर को तो पैदा कर लेते हैं ना? बस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्गारों का बांध टूट पड़ना था। बड़े ही करुण स्वर में बोले, क्या बतलाऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है कह नहीं सकता, खुदा जो दिखाए देखेंगे। कुछ दिन थे जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन आज हमें उन्हीं की औलादों को भूखों मरने की नौबत आ गई। और हुजूर, अब पेशे में कुछ रह नहीं गया। पहले तो तांगे चले, जी को समझाया बुझाया, मियाँ अपनी अपनी किस्मत, मैं भी तांगा ले लूँगा, ये तो वक्त की बात है, मुझे भी फायदा होगा। लेकिन क्या बतलाऊं हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती ही गई। अब देखिए, मोटरों पर मोटरें चल रही हैं। भला बतलाइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है
वो भला तांगे या मोटर में मिलने का? तांगे में पालथी मारकर आराम से बैठ नहीं सकते? जाते उत्तर की तरफ हैं, मुंह दक्षिण की तरफ। अजी साहब, हिंदुओं में तो मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है, लेकिन तांगे में जो लोग जिंदा उल्टे सिर चलते हैं। और जरा गौर फरमाइए, ये मोटरें शैतान की तरह चलती हैं, बला की तो धूल उड़ाती हैं, इंसान अंधा हो जाए। मैं तो कहता हूं कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहें, उनमें शैतान का फेर होता है। इक्के वाले नवाब और न जाने क्या क्या कहते अगर वो या अली के नारे से चौंक न उठते। सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड़ा पड़ा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। अजीब सा समा था। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक भी आदमी नहीं। पुल के एक किनारे करीब 25 सौदे लाठी लिए हुए खड़े थे और दूसरे किनारे भी उतने ही। एक खास बात और ये कि पुल के एक सिरे पर सड़क के बीचों बीच दूसरी, बीच बीच में रुक रुक कर दोनों ओर से या अली के नारे लगते थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियाँ, क्या मामला है? मियाँ इक्के वाले ने एक तमाशाई से जरा पूछ कर बतलाया, हुजूर, आज 2 बांकों में लड़ाई होने वाली है, उसी लड़ाई को देखने के लिए ये भीड़ इकट्ठी हुई है। मैंने फिर पूछा, वो भला क्यों? मियाँ इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर, पुल के इस पार के शोहदों का सरगना एक बांका है और उस पार के शोहदों का सरगना दूसरा बांका। कल इस पार के एक शोहदे से पुल के उस पार के दूसरे शोहदे का कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में कुछ मारपीट हो गई। ये फिसाद दोनों बांकों में कुछ कहासुनी पैदा कर गया और उसी कहासुनी में ये मैदान बंद कर दिया गया। चुप होकर मैं देखने लगा। एकाएक मैंने पूछा, लेकिन ये चारपाइयां क्यों लाई गई हैं यहाँ? अरे हुजूर, इन बांकों की लड़ाई कोई ऐसी वैसी लड़ाई थोड़ी ही होगी। इसमें खून बहेगा और लड़ाई जब तक खत्म न होगी, जब तक एक बांका खत्म न हो जाए, आज तो एक आध लाश गिरेगी। ये चारपाइयां उन बांकों की लाश उठाने के लिए आई हैं। दोनों बांके अपनी बीवी बच्चे से रुखसत लेकर करबला के लिए तैयार होकर आए हैं। इसी समय दोनों ओर से या अली की एक बहुत सी बुलंद आवाज उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी उठाए हुए दोनों बांके आ गए। तमाशाइयों में एक सकता सा छा गया। सब लोग चुप। पुल के इस पार वाले बांके ने कड़क कर दूसरे पार वाले बांके से कहा, उस्ताद। और दूसरे पार वाले बांके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज तो लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज तो कहर होगा, कहर। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा। लोगों के दिल धड़क रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुल के इस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। पुल के उस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। पुल के उस पार वाले बांके ने भी लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद संभलना जरा। पुल के उस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में फिर नारा लगाया, या अली। दोनों तरफ से दोनों बांके कदम ब कदम लाठी के हाथ दिखाते हुए और एक दूसरे को ललकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ के बांकों के शागिर्द हर कदम पर या अली के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ के तमाशाइयों के हृदय उत्सुकता, कौतूहल और इन बांकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण रुक रुक कर धड़क रहे थे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर दोनों बांके रुक गए। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा। फिर दोनों बांकों की लाठियां उठी और दाहिने हाथ से बाहिने हाथ में चली गई। इस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। उस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। इस पार वाले बांके ने अपना हाथ उठाया और उस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया। दोनों के पंजे गुंथ गए। दोनों बांकों के शागिर्दों ने एक साथ नारा लगाया, या अली। फिर क्या था, दोनों बांके जोर लगा रहे हैं, पंजा टस से मस नहीं हो रहा।
10 منٹ تک تماش بین سکتے کی حالت میں کھڑے رہے۔ اتنے میں اس پار والے بانکے نے کہا، استاد غضب کے کس ہیں۔ اس پار والے بانکے نے کہا، استاد بلا کا زور ہے۔ اس پار والے بانکے نے کہا، استاد میں نے تو سمجھا تھا کہ میرے مقابلے کا لکھنؤ میں کوئی دوسرا نہیں۔ اس پار والے بانکے نے کہا، استاد آج کہیں جا کر مجھے اپنے جوڑ کا جواں مرد ملا۔ اس پار والے بانکے نے کہا، استاد طبیعت نہیں ہوتی کہ تمہارے جیسے بہادر آدمی کا خون کروں۔ اس پار والے بانکے نے کہا، استاد طبیعت نہیں ہوتی کہ تمہارے جیسے شیر دل آدمی کی لاش گراؤں۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں مون ہو گئے۔ پنجہ گتھا ہوا، ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اس پار والے بانکے نے کہا، استاد جھگڑا کس بات کا ہے؟ اس پار والے بانکے نے کہا، استاد یہی سوال میرے سامنے ہے۔ اس پار والے بانکے نے کہا، استاد پل کے اس طرف کے حصے کا مالک میں۔ اس پار والے بانکے نے کہا، استاد پل کے اس طرف والے حصے کا مالک میں۔ اور دونوں نے ایک ساتھ کہا، پل کے دوسری طرف سے نہ ہمیں کوئی مطلب نہ ہمارے شاگردوں کو۔ دونوں کے ہاتھ ڈھیلے پڑے، دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور پھر دونوں گھوم پڑے۔ چھاتی پھلائے ہوئے دونوں بانکے اپنے شاگردوں سے آ ملے۔ بجلی کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ دونوں بانکے برابر کی جوڑ پر چھوٹے اور ان میں صلح ہو گئی۔ اکے والے کو پیسے دے کر ہمیں وہاں سے پیدل لوٹنا پڑا، کیونکہ دیر ہو جانے کے کارن نکھاس جانا بیکار تھا۔ اس پار والا بانکا اپنے شاگردوں سے گھرا چلا جا رہا تھا۔ شاگرد کہہ رہے تھے، استاد ہم سب کے سب اپنی جان دے دیتے، لیکن استاد غضب کے کس ہیں۔ اتنے میں کسی نے بانکے سے کہا، میاں سوانگ خوب بھری ہو۔ بانکے نے دیکھا کہ ایک لمبا اور تگڑا دیہاتی جس کے ہاتھ میں ایک بھاری سا لٹ ہے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس وقت بانکے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ انہوں نے سوچا، ایک بانکا دوسرے بانکے سے ہی لڑ سکتا ہے، دیہاتیوں سے الجھنا اسے شوبھا نہیں دیتا۔ اور شاگرد بھی خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ انہوں نے سوچا، بھلا استاد کی موجودگی میں انہیں ہاتھ اٹھانے کا کوئی حق بھی ہے؟